चलिए बेटा शांत रहिए, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संख्याओं के बारे में हम लोगों ने जाना था। संख्या किसे कहते हैं बेटा? संख्या किसे कहते हैं? कितनी वस्तुएं हैं की जानकारी जिससे होती है उसे क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। कितनी वस्तुएं हैं की जानकारी जिससे होती है उसे हम संख्या कहते हैं। संख्याओं का प्रकार फिर पढ़े थे। कौन कौन सी संख्या थी? पहले क्या था? प्राकृतिक संख्या। क्या था बेटा? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में क्या जाने थे? ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती कर सकते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ये एक से शुरुआत होकर के आगे जहां तक हमारी आवश्यकता होती है वहां तक चलती रहती हैं। इनको हम लोगों ने ऐसे प्रदर्शित करा था 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसमें हमने बताया था अनंत नहीं लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि कोई भी गणना हमारी कोई भी गिनती अनंत तक नहीं होती है। और प्राकृतिक संख्या वही संख्याएं होती हैं जिनसे हम लोग गिनती करते हैं। क्लियर? यस सर। फिर क्या सीखे थे? अगली संख्या क्या थी? पूर्ण संख्या। क्या थी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? W से। इसके बारे में हम लोगों ने जाना था जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को सम्मिलित कर ले। किसको सम्मिलित कर ले? शून्य को। तो प्राप्त नया समुच्चय पूर्ण संख्या कहलाता है। यस सर। ठीक है, तब ये हो जाता है 0 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसमें भी हम अनंत को नहीं लिखते। ठीक है, यस सर। अगली संख्या क्या जाने थे? पूर्णांक। पूर्णांक। क्या जाने थे बेटा? पूर्णांक। पूर्णांक। पूर्णांक के बारे में क्या हम लोगों ने सोचा, क्या जाना कि प्रत्येक धन संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। क्या चीज? प्रत्येक धनात्मक संख्याओं के संगत ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं। अब यदि पूर्ण संख्याओं के समुच्चय में धन संख्याओं के संगत ऋण संख्याओं को भी हम सम्मिलित कर लें तो उसे हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जड़ से। पूर्णांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? जड़ से। क्यों जड़ से? इसकी इंग्लिश होती है इंटीजर। आई से क्यों नहीं प्रदर्शित करते? क्योंकि ये जर्मन के गणितज्ञ थे जिनका नाम था जेहलीन। क्या नाम था? जेहलीन। इन्होंने पूर्णांक संख्याओं की संकल्पना करी और इन्होंने जब उसको पेटेंट कराने के लिए ले गए कि इसको आई से प्रदर्शित करिए, क्योंकि पूर्णांक की अंग्रेजी आई से स्टार्ट होती है, इंटीजर। तो उनके वहां पहुंचने से पहले काल्पनिक संख्याओं की खोज किसी ने करके पहुंच चुका था। तो काल्पनिक इमेजिनरी नंबर, तो उसको प्रदर्शित करने के लिए आई को पेटेंट कर दिया गया था। तो लोगों ने कहा कि ऐसा है जलील बाबू, आई तो पहले से ही फिक्स हो चुका है किसी संख्या के लिए, क्योंकि इसकी खोज आपने किया है तो आपके नाम को इसमें हम लोग शामिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उनके नाम का पहला अक्षर होता है जड़ से स्टार्ट, जेहलीन। ठीक, तो जड़ से पूर्णांक को प्रदर्शित किया गया और उनके नाम का जहल, ZEHAL, इसको जो है इसकी हिंदी संख्या बता दी गई। यानी कि जहल माने क्या होती है? संख्या। ठीक है, और जेहलीन के जड़ से पूर्णांक को प्रदर्शित किया गया। तो इसमें क्या लिखा? हमने बताया था इसमें हम लोग इनफाइनाइट को सम्मिलित करते हैं। माइनस इनफाइनाइट डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। इसमें हम लोग अनंत को शामिल कर लेते हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। बीच में जीरो भी है। बीच में क्या है? जीरो। क्यों इसमें अनंत को शामिल कर लिया? क्योंकि हम लोग पूर्णांकों के द्वारा गिनती नहीं कर रहे। पूर्णांकों के द्वारा गिनती नहीं कर सकते। अब आपके सामने एक प्रश्न बनता है, क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? क्या प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं? तो आप देखिए, एक इसमें शामिल है कि नहीं? 2 शामिल है कि नहीं? 3
यस सर, चार यस सर, सब शामिल हैं। चार के आगे डॉट 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 का मतलब आगे बढ़ती जाएंगी जहां तक हमारी आवश्यकता होगी। ठीक है, यस सर, ध्यान दो इधर, तुम लोग का आपस में नैन मटक्का कर रहे हो। ठीक है, यस सर, तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। यस सर, ठीक है, यानी कि प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, परंतु प्रत्येक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होता। हमारा -3 जो है पूर्णांक तो है, लेकिन परिमेय संख्या अरे प्राकृतिक संख्या नहीं है। -2 पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। 0 पूर्ण संख्या है। 1 2 3 4 ये सब के सब भी क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। तो प्रश्न इस तरह से बन सकता है कि प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं या नहीं, तो आप कहेंगे होती हैं। दोबारा कोई प्रश्न पूछ ले, क्या सारे पूर्णांक प्राकृतिक संख्याएं होती हैं? नहीं। तो आप कहेंगे नहीं। क्या सारी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं? तो आप कहेंगे हाँ। क्यों? क्योंकि ये इतना देखो, 1 से लेकर के आगे तक ये सब क्या है? प्राकृतिक संख्या ही तो है। देखो ध्यान से, sir. ये सारी की सारी क्या है? प्राकृतिक संख्या ही है। यानी कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक भी होता है और पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है। तो केवल इतने से हम लोगों का काम नहीं चला था, और आगे बढ़े थे। जैसे किसी भी चीज को 2 लोगों में या 2 से अधिक लोगों में बांटना हुआ। ठीक है, एक पिता था, उसके 3 पुत्र हुए, उसके पास 2 बीघा खेत था। तो जब पिता मर जाते हैं तो तीनों पुत्रों के बीच में पूरा खेत बंट जाता है। तो कितना कितना हिस्सा आता है? 2 को बांटा 3 बार, यानी 2/3, 2/3, 2/3। तो 2/3 एक नई संख्या आ गई। पहले तो 2 बीघा था, पिता अकेले थे, लेकिन अब पिता से 3 बच्चे हो गए। अब खेत उनका 3 भागों में बट गया। अब ये 2/3 नई संख्या आ गई, जो कि इसमें कहीं हमारी दिख नहीं रही है। तो वो जो नई संख्या आई उसको कहा गया भिन्न। क्या कहा गया? भिन्न। भिन्न की एक और खासियत देखी गई, उसके अंश और हर दोनों धनात्मक होते हैं। भिन्नों के अंश और हर क्या होते हैं? दोनों धनात्मक होते हैं। ठीक है, उसमें ऋणात्मक नहीं होते, -1 नीचे नहीं आएगा। ठीक, लेकिन फिर आगे चली गई, देखा गया कि अगर हम किसी भिन्न में किसी ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो उसका अंश अथवा हर हमारा ऋणात्मक आ जाता है। अब उसको क्या कहा जाएगा? तो उसका नाम दिया गया परिमेय संख्या। क्या दी गई? परिमेय संख्या। लेकिन भिन्न और परिमेय संख्या दोनों की एक खासियत रही कि इनका हर शून्य नहीं होना चाहिए। इनका हर कैसा नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो हम लोगों ने इसके आगे कड़ी में भिन्न जाना था। क्या जाना था बेटा? भिन्न। भिन्न की क्या खासियत थी? इनका अंश और हर दोनों धन पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, भिन्न जैसे 1/2, 3/4, 5/7, कुछ भी हो सकता है, बस ऋणात्मक संख्या ना हो अंश और हर में। 0 कोई संख्या हो सकती है, कोई धन पूर्ण संख्या हो सकती है। यानी अंश 0 होगा चलेगा बेटा, परंतु हर 0 नहीं होनी चाहिए। ये हो गई भिन्न। अब भिन्न से आगे जब हम इसमें अगर अंश और हर में, चाहे हर में -1 का गुणा करना पड़ जाए तो हो जाएगा 1/-2। ठीक है, तो जब नीचे अंश अथवा हर ऋणात्मक मिलने लगे तो उसको कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। संख्या जरूरी नहीं है केवल ऋणात्मक ही हो, इन सबको हम लोग परिमेय संख्याओं में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 1/2, 1/3, ऋण 5/7, 1/4, 11/12, 13/17, -4/14, एटसेट्रा। इस तरह से तमाम हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
इनको कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिए, क्या प्राकृतिक संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। जैसे 4 आम है, 4 आम को 8 लोग खाएंगे तो कितना कितना मिलेगा? आधा आधा मिलेगा। तो आधा का मतलब 1/2, अर्थात 4 को हमने बांटा 8 लोगों में तो 4/8 हो गया। ठीक है, या 16/4 भी लिख सकते हैं। 16 आम था, हम उसको 4 लोगों में बांटे तो कितना कितना आम आएगा? 4 आम आएगा। 16/4 यानी 16 आम बढ़ गया कितने लोगों में? 4 लोगों में। तो कितना उत्तर आएगा? 4। यानी हमारी जितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं हैं, इनको भी हम भिन्नों के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम भिन्न के रूप में लिख दिए तो हमारी परिमेय संख्या हो गई। और अगर कुछ लिख पाए चाहे ना लिख पाए तो ये अकेले एक आदमी का हिस्सा है ना, यानी कि इसका बेटा हम 1 लिख सकते हैं, इसके भी बेटा 1 लिख सकते हैं, इसके भी बेटा 1 लिख सकते हैं। तो शर्त क्या है परिमेय संख्या होने की? हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। किसका मान 0 नहीं होना चाहिए? हर का मान 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो परिमेय संख्या हम लोगों ने पढ़ा था, परिभाषा लिखी थी। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम अंश बटा हर अथवा p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु हर का मान 0 ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्लियर? अब आज हम लोग इसके परिमेय संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का घटाना, परिमेय संख्याओं का गुणा, परिमेय संख्याओं का भाग। कहाँ खो गई? खो गई कि सो गई? टेक हटाओ पीठ से, टेक लगा के मत बैठो, एकदम सीधा है। पीठ सीधा करके बैठो, एकदम रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। टेक मतलब। तो आज हम लोग अब क्या सीखेंगे? परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं, यानी परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। क्लियर? अब हम इसको मिटाएं। मन कहे तो एक बार इसको रिवाज के रूप में लिख लीजिए। अब हम लोग सीखते हैं परिमेय संख्याओं पर जोड़ की संक्रिया। परिमेय संख्याओं पर योग संक्रिया। योग संक्रिया। तो बेटा परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया पढ़ने से पहले हम लोग एक बार लघुत्तम पे चर्चा कर लेते हैं, एलसीएम। क्योंकि इसमें तमाम प्रकार के आएंगे, ऐसी परिमेय संख्याएं आएंगी जिनके हर आपस में बराबर होंगे, तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी फिर आगे चल करके ऐसी परिमेय संख्याएं आ जाएंगी जिनके हर बराबर नहीं होंगे, तो वहां पर हमको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी। तो हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों को एलसीएम के बारे में जानकारी हो, कुछ लोगों में ना हो, तो हम लोग एक ब्रीफली थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम किसकी चर्चा करेंगे बेटा? एलसीएम, जिसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक। देखो बेटा, जब लघुत्तम को तोड़ेंगे तो यह मिलेगा लघु और उत्तम। ये होता है लघुत्तम। क्या होता है? लघुत्तम। और समापवर्तक, समापवर्तक। ठीक है, लघु माने होता है छोटा और उत्तम माने बढ़िया। तो इन दोनों का अर्थ जब हम आपस में मिलाएंगे तो हो जाएगा सबसे बढ़िया छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, उससे छोटी संख्या नहीं हो सकती। लघु उत्तम माने छोटी से छोटी संख्या। क्या? छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या। आप इसको सबसे छोटी भी समझ सकते हैं। क्या? सबसे छोटी छोटी संख्या। ठीक है, समापवर्तक। अपवर्तक माने होता है पहाड़ा। अपवर्तक माने क्या होता है? पहाड़ा।
यानी कि ये जो सबसे छोटी संख्या आए, ठीक है, यह दी हुई सभी संख्याओं के पहाड़े में शामिल होनी चाहिए। दी हुई जितनी भी संख्याएं हैं उन सबके पहाड़े में शामिल होनी चाहिए। अर्थात ये जो सबसे छोटी संख्या आ रही है, यह संख्या दी हुई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई ऐसी संख्या मिल गई जो दी हुई सभी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होती है और वह संख्या सबसे छोटी संख्या है, तो वही संख्या हमारी लघुत्तम समापवर्तक कहलाएगी। ठीक है, इससे बड़ी तमाम संख्याएं होंगी जो दी हुई सभी संख्याओं से कट जाएं, लेकिन वो सभी बड़ी संख्याएं हमारी लघुत्तम समापवर्तक नहीं होंगी। लघुत्तम समापवर्तक की शर्त होती है कि वह सबसे छोटी से छोटी संख्या ही होनी चाहिए। क्लियर? यानी कोई पूछ ले लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, तो आप यह कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, उसे लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्लियर? अब हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका क्या होता है। लघुत्तम समापवर्तक निकालने का तरीका क्या होता है? तो बेटा इसके दो तरीके मुख्य रूप से होते हैं। मिटा दें इसको। लघुत्तम समापवर्तक निकालने के कितने तरीके होते हैं? दो तरीके। कौन कौन से तरीके? एक तो होता है गुणनखंड विधि। क्या होती है? गुणनखंड विधि। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक निकालने की यह पहली विधि है गुणनखंड विधि। इसमें क्या करते हैं, आइए अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारी तीन संख्याएं हैं 10, 20 और 45। 10, 20 और 45। इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, 10, 20 और 45 का। तो क्या किया गया, 10 का गुणनखंड किया। किसका गुणनखंड किया? 10 का। तो 10 को ऐसे लिखा, फिर 2 से काटा, 2 5 10, फिर 5 से काटा, 5 कम 5। तो 10 के कौन कौन से गुणनखंड मिले बेटा? 2 से 5। यहाँ पर हम लोग अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। कैसे गुणनखंड लिखते हैं? अभाज्य गुणनखंड। यानी जब हम गुणनखंड करेंगे तो वह केवल और केवल अभाज्य संख्याओं से ही काटेंगे। एक को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 10 का गुणनखंड कर लिया। तो 10 का गुणनखंड कौन कौन से मिले बेटे? 10 बराबर 2 गुणे 5। चूंकि हमको अभाज्य गुणनखंड लिखना है, इसलिए हम एक को नहीं लिखेंगे। अब इस तरह से 20 का गुणनखंड करेंगे। किसका करेंगे? 20 का। तो जब 20 का गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 5। 20 का गुणनखंड क्या मिलेगा बेटा? 2 गुणे 2 गुणे 5। इसी तरह से हम 45 का गुणनखंड करेंगे तो इसका मिलेगा 3 गुणे 5। क्या मिलेगा बेटा? 3 गुणे 5। देख लीजिए, जिसको यह समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से गुणनखंड आप कर लें। जब आप 20 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 दाएं 10, 2 पांचे 10, 5 कन्नम 5, यानी 2 गुणे 5 मिल गया 20 का गुणनखंड। फिर आप 45 का ट्राई कर लीजिए, 45 का। तो 2 दूनी 4, 2 से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यह विषम संख्या है। ठीक है, 2 से कटने के लिए जो शर्त होती है वह यह होती है कि इकाई अंक सम संख्या होनी चाहिए। अर्थात इकाई अंक के स्थान पर केवल और केवल 0, 2, 4, 6 अथवा 8 होगा, तभी दी गई संख्या 2 से कटेगी, अन्यथा 2 से नहीं कटेगी। अब देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। तो 3 से कटने का नियम होता है बेटा, संख्याओं का योग 3 से कट जाना चाहिए। तो 4 और 5 9। तो 9 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 3 त्रिक का 9, अर्थात ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 का नम 3 बचा, यहाँ पर 1। 5 के बगल में 1, जैसे ये 5 था, अब यहाँ पर 1 आ गया। कितना हो गया? 15। तो 15 में 3 से भाग करेंगे, 3 बचे 15। वेरी गुड। फिर 5 1 6, 3 से कट जाएगा तो 3 बचे 15। फिर 5 से कटेगा, 5 का नम 5। तो 45 की जगह पर हम लोगों ने क्या लिखा? 3 गुणे 3 गुणे 5। 3 गुणे 3 गुणे 5। अब ये हमने तीनों का गुणनखंड कर लिया। अब हम ये देखेंगे
कि कौन सी ऐसी संख्या है जो दो या दो से अधिक लोगों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, पाई जा रही है, मिल रही है। तो हमने देखा कि यहाँ पर 2 है जो कि इन दोनों में मिल रहा है। यस सर। और कोई संख्या है 2 में जो इसमें भी हो? नहीं। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 इन तीनों में मिल रहा है। यस सर। और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में हो या 2 में हो? नो सर। नहीं है, कोई नहीं है। तो हमारा ये मिलाने का कार्यक्रम कंप्लीट हुआ। अब हम लिखेंगे लघुत्तम समाप वर्तक बराबर क्या हो जाएगा बेटा? पहले छोटी संख्या लिखेंगे 2। अब देखिए दोनों में भले है 2 बार ना, लेकिन हम इसको लिखेंगे एक ही बार 2 गुणे। अब 2 से बड़ी कोई संख्या जो कि सब में ना हो मिल रही है, ये 2, इसको भी लिख लेंगे। फिर गुणे 2 से बड़ी 3, ये 3, ये भी 3। जो नहीं होगा उसको भी लिखेंगे और जो सब में होगा उसको एक बार ही लिखेंगे। फिर गुणे, अब देखिए 5 सब में है ना, यस सर। 5 को एक बार लिख दिया, सबका गुणा कर लिया, यही हमारा हो जाएगा लघुत्तम समाप वर्तक। तो 2 दूनी 4 3 12 3 36 पंजे 180। कितना हो गया? 180। देखो 2 दूनी 4 4 3 12 12 3 36 36 पंजे 36। किसी भी सम संख्या में 5 का गुणा करना है तो उसका आधा करके उसके आगे एक 0 बढ़ा दीजिए। तो 36 का आधा 18, 18 के आगे एक 0 180, यानी 36 पंजे 180। तो ये हो गया बराबर 180। यानी कि 10, 20 और 45 का लघुत्तम कितना आ गया? 180। अब जब आप 180 में 10 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 18 का है 180। 180 में 20 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 20 नवा 180। 180 में 45 से भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा। 45 चौक को 180, 45 चौक को 180। क्लियर? तो ये मेथड समझ में आया लघुत्तम निकालने का। चलिए एक और हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एक और हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा। 8, 28 और 16। 8, 28 और 16 का लघुत्तम हम लोगों को निकालना है। अब देखो बेटा, पहले हम 8 का जब गुणनखंड करेंगे तो मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। फिर 28 का जब गुणनखंड करेंगे तो 4 से 28 होता है ना, यस सर। तो 2 गुणे 2 गुणे 7, 2 गुणे 2 गुणे 7। फिर 16 का करेंगे, किसका करेंगे? 16 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो ये हो गया 16 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब हम ये देखेंगे कौन ऐसी संख्या जो सब में शामिल है या एक से अधिक में शामिल है। ये है ना सब में शामिल, यस सर। और ये है, बाकी ये दोनों बच गए। जो सब में शामिल है उनको एक बार लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए किस तरह से, देख देख पहले इसको लिखेंगे इस पूरे को, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको। अब कितना हो गया बेटा इसका लघुत्तम? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते 112। इसका लसे कितना आ गया? 112। 112। इसका लसे कितना आ गया? 112। 112। समझ में आ रहा है? अब हम लोग दूसरा तरीका समझेंगे लघुत्तम निकालने का। ठीक है, ये तरीका बेटा थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। पहले गुणनखंड करो, फिर उसको इस तरह से करो, मिलान करो, ठीक, लेकिन सीखना हमको सब चाहिए। अब हम लोग गुणनखंड लघुत्तम निकालने की दूसरी विधि सीखेंगे। आप लोग घर पर जा करके ढेर सारे एग्जाम्पल करिएगा। ठीक है, सबके घर पे सरकारी स्कूलों में कुछ पढ़ने वाले बच्चे होंगे। कक्षा 6 की गणित की किताब या कक्षा 5 की गणित की किताब ले लीजिएगा, उसमें से ले तमाम एग्जाम्पल है लघुत्तम महत्तम वाले पाठ। चलिए अब हम लोग करेंगे भाग विधि से लघुत्तम निकालना। किस विधि से? भाग विधि से लघुत्तम निकालना। ठीक, अब जैसे पहले हमने क्या लिखा था? 10, 20 और 45। 10, 20 और 45। जाओ तुम मोदन करके आओ, नींद आ रही है। और किसको फिर कह रहे टेक लगा के मत बैठो तुम लोग, चलो इधर बैठो पीछे।
उठो। शरीर को जितना कष्ट दोगे शरीर उतना ही आराम देगा आने वाले समय में आप लोगों को। ठीक है, ये शरीर जो है बड़ी निकम्मी चीज होती है। इसको जितना आराम देंगे बाद में उतना ही कष्ट देगा। अभी जितना कष्ट दे लेंगे, ठीक है, अधिकतम 30, 32, 35 साल तक, उतना ही आराम आपको आने वाले समय में मिलेगा। जितना कष्ट दे पाइए। अब यह नहीं कि कांटे पर सो, मरचा खाओ, मारो पीटो अपने आप को, इस तरह का कष्ट नहीं। मेहनत के काम करो, अच्छे काम करो, पढ़ाई लिखाई करो, खेती किसानी करो, जो भी आपके कर्म हैं, सत्कर्म हैं, उसको खूब मेहनत से करिए। उन कर्मों को करने पर शरीर में जो कष्ट हो उस कष्ट को सहिए। ये नहीं सोचो कि गुरुजी कहे कष्ट सहने के लिए तो चलो अब सर लगाओ धनाधन धनाधन, मूडी फूल गया, गुलता हो गया इतना बड़ा बड़ा। मम्मी पापा पूछे कहाँ हुआ, सर जी कहे थे अभी कष्ट सहोगे तो बाद में बड़ा आराम मिलेगा, तो हम कष्ट दे रहे हैं अपने आप को। अभिषेक कहा किया, लोहा गर्म किया, दाग लिया अपने आप को कष्ट सहने के लिए। तो इस तरह का कष्ट मत सहना बेटा। ठीक है, सत्कर्म करने में जो आपको कष्ट मिले उसको करना। नींद आए तो मारो ताव से, उस कष्ट को सह लेना। चलो देखो अब इसको, इधर ध्यान दो, उधर मत देखो। अब देखो बेटा, भाग विधि में क्या करते हैं, इस तरह से हम दो लाइन खींचते हैं, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, खड़ी लाइन और पड़ी लाइन में, अब इसमें भी हम करते हैं अभाज्य गुणनखंड, लेकिन जरूरी नहीं है हम यहाँ पर अभाज्य करें, भाज्य संख्याओं को भी ले सकते हैं। अभी धीरे धीरे हम लोगों का अनुभव होता रहेगा, प्रयास प्रैक्टिस होती रहेगी, तो हम लोगों को पता चलेगा कैसे। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, हमको ऐसी संख्या से काटना है। इधर देखो जी, कहाँ उधर देख रहे हो, मारेंगे यहाँ पर दिमाग से हो जाएगा मूर्ख। हमको ऐसी संख्या से काटनी है जिससे कम से कम दो संख्याएं या उससे अधिक संख्याएं कटें। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ऐसी संख्या से कभी नहीं काटना है कि खाली एक का अंक कटे। ठीक है, ऐसी संख्या से काटनी है जिससे कम से कम दो संख्याएं या उससे ज्यादा संख्याएं कट जाए। तो हम देख रहे हैं किससे, 5 से तीनों कट जा रहा है, यस सर। 2 से 10 कट रहा है, 20 कट रहा है, हम 2 से बाद में काट लेंगे। लेकिन अगर कोई ऐसी संख्या मिल गई जिससे कि तीनों कट जाए, जिससे तीनों कट जाए, तो हम पहले उसी संख्या से काटेंगे जिससे कि तीनों कटे। तो हम क्या करेंगे, पहले किससे काटेंगे, 5 से। तो 5 दूना 10, 5 चौक को 20, 5 नवा 45। वेरी गुड, कट गया। यस सर। फिर आ गई वो पड़ी लाइन। ठीक, अब हम ये देखेंगे अब ऐसी कौन सी संख्या है जिससे पहले कोशिश करें तीनों कटे, तो तीनों कटने वाली अब संख्या नहीं मिलेगी। यस सर। क्यों, क्योंकि दो अभाज्य होगी। यस दो कैसी होगी, अभाज्य संख्या होगी। लेकिन ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं जो 2 से कट रही हैं। सर। अब हम 2 से काटेंगे क्योंकि दो संख्याएं कट रही हैं। कोई एक कटता तो हम नहीं काटते, वहीं छोड़ देते। अभी जैसे अगले स्टेप में अब हम 2 से काटेंगे। 2 करना, 2 दूनी 4। 9 नहीं कटा तो इसको क्या किया, उतार दिया। कान पकड़ के खींच लाया, उतार लिया। अब कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कटे, नो सर। क्यों बेटा, नो सर। कोई ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कटे, नो सर। नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं, क्योंकि दो ही संख्याएं हैं, एक अभाज्य है और दूसरी भाज्य है, तो ये कभी कट सकते नहीं। अब हम यही कर देंगे छोड़। अब लिखेंगे ल से बराबर, क्या लिखेंगे, ल से बराबर। अब यहाँ करेंगे 5 गुणे 2, फिर गुणे ये वाला 2, फिर गुणे ये वाला 9। क्लियर। अब उसको एक एक लाने वाला जुगाड़ नहीं करेंगे जो पहले कभी सीखते थे। अब 2 से काटे, 1 आ गया, फिर 3 से काटे, फिर 3 से काटे। अरे जब तक काटे तब तक हम गुणा करके उत्तर ला देंगे। क्लियर। अब ये कितना होगा, 5 दूनी 10 दूना 20 नवा 20 नवा 180। यही आ गया आपका लस, लघुत्तम समाप्त। अगला कौन सा संख्या था, 8 था, 16 था, 28 था। इसका लस हम लोगों को भाग विधि से निकालना है। कोई ऐसी संख्या बताइए बेटा जिससे सब कट जाए, कौन सी ऐसी संख्या जिससे सब कटेंगी, 4 से सब कट जाएंगे। किससे कट जाएंगी, 4 से। वेरी गुड। अब हम लोग 4 से काट देंगे, तो 4 दूनी 8, 4 चौक को 16, 4 सते 28।
अब ऐसी कोई संख्या नहीं दिख रही है जिससे तीनों कटे, लेकिन ये दोनों कटने वाली संख्या है हमारे पास। ये दोनों किससे कटेंगी? 2 से। तो काट देंगे। 2 कन्नम 2 दूनी 7 नहीं कटेगा, इसका कान पकड़ करके उतार लिया। अब देखो इसी की जैसी कंडीशन आ गई। यहाँ पर एक अभाज्य था, एक भाज्य था, यहाँ पर दोनों अभाज्य हैं। ठीक है, अब ये कटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। अब हम लिखेंगे ल से बराबर, निकालो लासा इसका, तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, तो 4 दूनी 8 दूनी 16 सत्ते 112। तो बेटा इस तरह से हम ल से निकालते हैं, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे परिमेय संख्याओं के जोड़ पर। किस पर आते हैं बेटा? परिमेय संख्याओं के जोड़ पर। तो मिटाएं इसको। यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। नहीं समझ में आएगा तो घर पे जाके वीडियो देखिएगा बार बार। यहाँ पर तो हमको बार बार पढ़ाना नहीं पड़ेगा, आप उसी चीज को घर पे जाके कई बार देख करके समझ सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछिएगा, हम समझाएंगे। तब तक समझाएंगे जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, आइए अब हम लोग समझते हैं परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया। क्या बेटा? परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया। परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया। ठीक है, चलिए हम कुछ परिमेय संख्याएं लिखते हैं। पहले 2 परिमेय संख्या लिखते हैं। मान लिया है हमने लिखा 1/2, फिर लिखा 5/2। 1/2 लिखा और 5/2 लिखा। ठीक है, इसको जोड़ना है। अब देखो बेटा इधर ध्यान दो, अजय और विजय दोनों को लगी भूख। मम्मी किसी तरह से बनाते बनाते 1 रोटी बना पाई, तब तक विजय का छोटा वाला भाई टट्टी कर दिया। अब वो 1 रोटी बना करके चली गई उसको साफ ऑफ करने। अब ये दोनों लख रहे थे, भूख लगी है दोनों को, रोटी उठा लिए। अजय कह रहा है हम लेंगे, विजय कह रहा है हम लेंगे। तो मम्मी लमुआ से ताड़ रही है दोनों को, दोनों झगड़ रहे हैं। तो मम्मी ने कहा ऐसा है बेटा, दोनों लोग बराबर बराबर बांट लो। तो दोनों बराबर बराबर क्या किए? रोटी को बांट लिए। अब 1 आधी रोटी किसको मिली? अजय को, और 1 आधी रोटी मिल गई किसको? विजय को। हम लोग कहते हैं 1 आधी रोटी। क्या कहते हैं? 1 आधी। हमें दे 1 आधी तू ले ले। काधी नहीं, इसका मतलब होता है 1 का आधी, 1 की आधी, 1 का आधी, 1 का आधी। ठीक है, तो 1 का आधी अर्थात 1 रोटी थी, कितने लोगों में बट गई बेटा? 2 लोगों में। तो इसको क्या कहेंगे? 1/2। यानी कि यह जो हिस्सा हुआ यह भी हुआ 1/2, और यह भी हिस्सा क्या हुआ? 1/2। बात आ रही है समझ में? 1/2, 1/2। अर्थात अब दोनों लोगों को ऐसे ऐसे रोटी मिली। आधी रोटी मिली अजय को, आधी रोटी मिली विजय को। अब दोनों खा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये जो 1/2 लिखा है बेटा, ये आधा रोटी है। कौन सी रोटी है? आधा रोटी है। तो हमको आधे रोटी में 5/2 जोड़ रहा है। हमारे पास आधे रोटी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बेटा 5/2। अब इसका मतलब बेटा, अब मम्मी जब वहां से साफ ऑफ करके आ गई छोटे बच्चे को नहला धुला करके, अब 5 रोटी बनाई। कितनी रोटी बनाई? 5 रोटी। अब क्या हुई? तो फिर खा के समाधान है। अब 5 रोटी बनाई। अब 5 को आधा आधा क्या किया? बांटा अजय और विजय ने। अब फिर प्रत्येक रोटी में से दोनों लोग आधा आधा पाए। 5 रोटी में से क्या हुआ? दोनों लोग आधा आधा पाए। ये 5 रोटी थी तो 5/2, यानी कि 5 रोटी बट गई कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो 5/2 का मतलब 5 की 5 रोटी बट गई कितने लोगों में? 2 लोगों में। तो फिर आधा आधा सब पाएंगे, यानी कि आधा हिस्सा पाएगा कौन? विजय। और नीचे वाला जो मैं मिटा रहा हूँ वो विजय का हिस्सा है, और ऊपर वाला जो बचा है वो किसका हिस्सा है? अजय का। अजय का हिस्सा है।
ठीक है, बात आ रही है समझ में? यस सर। अब ये दोनों जुड़ के देखो बेटा, कुल ये हिस्सा पहले वाला जो खा गया और इतना हिस्सा और कै रोटी हो गया? गिनो, एक आधा, दुई आधा, तीन आधा, चार आधा, पांच आधा, छह आधा। तो छह आधा कितना हो गया? तीन रोटी। कितना हो गया? तीन रोटी। अर्थात इन दोनों को जोड़ा कितना आ गया? तीन आ गया। यानी कि 1/2 धन 5/2 कितना आ गया? तीन। तो यहाँ पर देखो जब हम लोगों ने रोटी जोड़ा तो कितना आया? 6 आधा आया ना? कितना आया? 6 रोटी का आधा आ गया। 6 रोटी का आधा आ गया। क्यों ऐसा? क्योंकि हम लोगों ने बांट करके देख लिया है। अब सोचा क्या गया भाई, बार बार इस तरह से हम रोटी बना के बांटेंगे नहीं। अब यहाँ पे कुछ दिमाग लगाते हैं, आखिर में ये 6/2 आया कैसे? आखिर में ये 6/2 आया कैसे? तो देखा क्या गया, ये जो नीचे वाली संख्या बेटा जिसको हम हर कहते हैं, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है, समान है। ये दोनों क्या है? बराबर है। अब ये दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये तो नीचे वही है जो यहाँ पर दोनों के हैं, है ना? अब ऊपर वाले में कुछ ऐसा करने में इतना आ जाएगा क्या? तब देखा क्या गया, 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 6। इसका मतलब 5 और 1 6। और ये जो दोनों हर बराबर है बेटा, इसको हम एक ही बार लिख दिए 2। एक ही बार लिख दिए 2। अब ये कितना हो गया? 6/2। कितना हो गया? 6/2। अब हम 6 में कर देंगे भाग 2 से। तो जब 6 में 2 से भाग करेंगे, 6 में 2 से भाग तो 2 दिया, कितना आया? 3। अर्थात वही 3 आया जो इसको आधा आधा 6 बार जोड़ने पर आया था। ये दोनों 1, ये दोनों 2, ये दोनों 3। 3 रोटी था, 3 रोटी उत्तर आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट बन गया कि जब भी कभी हर बराबर होते हैं तो हम अंशों को जोड़ लेते हैं और उनके बटे हर को लिख देते हैं। समझ में आया? यस सर। हाँ, तो हर ही हर हो गया है। समझ में आ गया? मिटाएं इसको। एक और एग्जाम्पल करते हैं। शांत रहो बेटा, नहीं अब बार बार रोटी थोड़ी खिलाएंगे, डंडा भी कभी खाने को मिलेगा ना। बात मत करो, चलो इधर देखो। अब अगली संख्या लिखा है 3/5 धन 2/5 धन 7/5। 3/5 2/5 7/5। अब यहाँ भी हर क्या है? अब क्या करेंगे? अंशों को जोड़ देंगे। कितना आएगा जोड़ने पर? 3 2 5 और 7 12। कितना हो जाएगा बेटा? 12/5। 12 बट गया 5 लोगों में। 12 बट गया 5 लोगों में। अब जब 12 रोटी 5 लोगों में बटेगा तो क्या होगा? 2 रोटी सबको खड़ा खड़ा मिल जाएगा। 2 रोटी सबको खड़ा खड़ा मिल जाएगा। क्या रोटी बच गया? 2 रोटी बच गया। 2 रोटी सबको बांटा तो 2 5 10। कितनी रोटी बचा? 2। अब उन दोनों को भी तो हम 5 लोगों में बांटेंगे। अब उन दोनों को भी बांटा हमने 5 लोगों में, यानी कि 2 सहित 2/5 इसका उत्तर आ गया। इसका उत्तर कितना आ गया बेटा? 2 सहित 2/5। इसको 2 सही 2/5 नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं 2 सहित, यानी 2 के साथ। 2 सहित 2/5। 2 सहित 2/5। इंग्लिश में पढ़ेंगे 2/5 with 2 या 2 whole 2/5। 2 तरीके से पढ़ते हैं। पहले इसको पढ़ेंगे तो विद लगा के पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे तो होल लगा करके पढ़ेंगे। 2 whole 2/5 या फिर 2/5 with 2। और हिंदी में 2 सहित 2/5। अब ये कैसे आएगा? ये तो मान लो छोटी संख्या है, तो आप लोगों ने सोच लिया अपने दिमाग में, अच्छा 10 रोटी है, 12 रोटी है, ले भाई 1 2 3 4, जैसे ताश की पत्ती बांटी जाती है उसी तरह से लो, 1 रोटी बांटा, फिर 1 रोटी बांटा, सबको 2 रोटी मिल गया, तो ये आ गया 2। अब 2 रोटी बच गया। अब वो दोनों रोटी का आप 5 टुकड़ा करेंगे ना। उन दोनों रोटियों के भी आपको कितने टुकड़े करने हैं? 5। 5 हो गया। उन दोनों रोटियों को भी आपको कितने टुकड़े करने हैं? 5।
अब 5-5 टुकड़ा बराबर बराबर मिलेगा, यानी कि 2/5। किसमें? 1 2 3, कहाँ 4 है बेटा? हैं? 4 है कि 5 है? तो 5, ये बराबर बराबर है, बराबर नहीं दिख रहा है लेकिन ये बराबर बराबर है, ठीक है, मान लिया कि ये बराबर बराबर है, ठीक है। अभी जब हम इसको रोटी मान सकते हैं तो बराबर भी मान सकते हैं ना। पंडित जी लोग कथा सुनाते हैं, गोबर को ही हलवा बना देते हैं, गोबर को क्या बना देते हैं? भगवान बना देते हैं, गौरी बना देंगे, गणपति बना देंगे। भैया इन्हीं की पूजा करो और प्रसाद के टाइम पंडित जी को ही गोबर का हलवा बना के दे दो। जब आपने कहा, हमने भगवान मान लिया गोबर को, अब हम कह रहे हैं आप गोबर को प्रसाद मान लीजिए, पंडित को खिला दो, ठीक है बेटा। तो परिमेय संख्याओं पर योग की संक्रिया तब की है जब हर क्या हो आपस में बराबर हो। तो हम अंशों को जोड़ देंगे, उनके बटे हर लिख देंगे। हाँ, तो हमको ये जानना है, अगर ये ऊपर वाली संख्या बड़ी आ जाए, हम न बांट पाए, तब इसको कैसे लाना है? तो हम करेंगे 12 में, यानी अंश में हर से भाग। तो कितनी बार गया? 5 दूनी 10, शेष कितना बचा? 2। यानी कि ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई, ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई और ये वाली संख्या यहाँ पर आ गई। इतना सहित इतना बटे इतना, 2 सहित 2/5। बात आई समझ में? यस सर। अब हम लोग चलते हैं ऐसी संख्याओं को जोड़ने जिनके हर आपस में बराबर ना है, जिनके हर आपस में बराबर नहीं है। बेटा ये देखिए, हम लोग एकदम समझिए चिंटू पिंटू क्लास का पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें कक्षा 1 2 3 में इतनी सिंपल चीजें पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन आप लोग भी उसी योग्य हैं, 9th क्लास में भले हैं लेकिन आता कुछ नहीं है। फिर भी हमको निराश नहीं होना है। हम लोग 9th क्लास में जितना समय मिला है 4-5 महीना, उसी समय में हम लोग पूरा पढ़ेंगे और दिखा देंगे कि हाँ हम लोग भी कुछ हैं। चलो, अब हम लोग ऐसी संख्याओं को पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्याओं को जोड़ने जा रहे हैं जिनका हर क्या हो? बराबर ना हो। क्या हो रहा है बेटवा? जाओ उस क्लास में बैठो। चलो देखो बेटा, यहाँ पर लिखा 1/3 धन 1/2। अब यहाँ पे हर तो बराबर है नहीं कि हम अंशों को जोड़ देंगे। अब जब हर बराबर नहीं है, अब हम निकालेंगे लघुत्तम। क्या करेंगे? लघुत्तम। अब लघुत्तम निकालते समय एक और बात का ध्यान रखेंगे, हम ये देखेंगे क्या जो दोनों संख्याएं हैं नीचे, तो बड़ी वाली संख्या कहीं छोटी वाली संख्या के पहाड़े में शामिल तो नहीं है? नहीं शामिल है। जैसे मान लो लिखा होता 1/4 धन 1/8। कितना लिखा है? 1/4 धन 1/8। तो यहाँ पर जब मैं देख रहा हूँ बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या के पहाड़े में शामिल है, तो 4 दूनी 8, यही लघुत्तम हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तब यहाँ पर हमको तामा झामा करने की जरूरत नहीं है, यही लघुत्तम हो जाएगा। यहाँ पर पहाड़े में शामिल नहीं है। और एक चीज, ये दोनों अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य। अगर मान लो यहाँ पर 3 होता, यहाँ पर होता, चलो यहाँ पर 2 होता, यहाँ पर 13 होता, यहाँ पर 2, यहाँ पर 13, अभी भी दोनों अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो फिलहाल 1 को लेकर के चलते, 3 को लेकर चलते हैं। और यहाँ पर देखो, जब दोनों अभाज्य संख्याएं मिल जाए तो इनका लघुत्तम आपस में गुणा हो जाता है, यानी कि 2 3 6। इसका लघुत्तम क्या हो जाएगा बेटा? 2 3 6। तो इसको जो है हम क्या करेंगे, बराबर एक ऐसी लाइन खींचेंगे, बड़ा सा पटाखा, इसके नीचे लिखेंगे 6। ठीक है, अब जब दोनों अभाज्य हैं तो 6 दोनों का लघुत्तम आ गया। अब एक तरीका है कि 6 में 3 से भाग करें, आएगा 2, 2 का ऊपर गुणा करें। लेकिन जब ये दोनों अभाज्य होते हैं बेटा और उनका गुणनफल ही यहाँ पर आया है, तो इनके हरों का गुणा हम क्रमशः उनके अंशों में कर देंगे। इनके हरों का गुणा हम उनके अंशों में कर देते हैं। ठीक है, तो जब 2 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा बेटा? 2 का 2।
3 का गुणा 1 में 3 बीच में प्लस चिन्ह है तो हमने प्लस चिन्ह लगा दिया। तो प्लस का मतलब क्या होता है? जोड़ना। प्लस का मतलब जोड़ना। तो 2 में 3 को जोड़ा 5, अर्थात कितना आ गया बेटा? 5/6। 5/6। बात आ रही है समझ में? यस सर। दूसरा देखते हैं, लिखा है 3/15 धन 3/25 धन 7/10। 3/25 धन 7/10। अब क्या करेंगे? दोनों का लघुत्तम लेंगे। बड़ी वाली संख्या को हमने देखा कहीं छोटी संख्या में पहाड़ में तो नहीं शामिल, तो 10 दूना 20, 10 तिया 30 पहाड़ में शामिल ना है। अब क्या करेंगे बिटवा? 25 और 10 का लघुत्तम लेंगे। तो ले लें लघुत्तम, यहाँ निकाल लेते हैं हम लोग। चाहे 25 को पहले लिखे 10 को बाद में, चाहे 10 को पहले लिखे 25 को बाद में, लघुत्तम उतना ही आएगा। तो दोनों कोई ऐसी संख्या जिससे दोनों कटे? 5 है। कौन है? 5। तो 5 दूनी 10, 5 बचे 25। अब ये दोनों अभाज्य संख्या आ गई। यस सर। छोड़ देंगे यहीं। इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 बचे 25। 10 बचे 25। 5 दूनी 10 बचे 50। वेरी गुड। इसका लघुत्तम कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50। अब हम 50 में करेंगे इस वाले हर से भाग। तो जब 50 में 25 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो जितनी बार जाएगा ना बेटा, उसका हम 3 में गुणा कर देते हैं। तो 2 तिया 2 तिया 6, 2 तिया 6। धन था तो धन लिखा। फिर 50 में करेंगे 10 से भाग। कितनी बार जाएगा? 10 बचे। अब 5 का गुणा 7 में, 5 सते 5 सते 35। क्लियर? यस सर। अब क्या करेंगे? धन है तो दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। जोड़ो तो 35 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 41। 41 बटे 50। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। यस सर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। आ रहा है समझ में? यस सर। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है 5/17 धन 3/34 धन 8/51। यहाँ पर 3 हर है, यस सर। तीनों बराबर नहीं है। नो सर। अब हम देखेंगे कि क्या ये संख्या या ये संख्या दोनों के पहाड़े में शामिल है क्या? यस सर। यानी कि 51 में 17 शामिल है, 17 तिया 51। 34 में भी 17 शामिल है, 17 दूना 34। तो जो दोनों में शामिल है उसको हम छोड़ देंगे। अर्थात अब हमें इन दोनों का लघुत्तम लेना है। यस सर। हमको क्या करना है? इन दोनों का लघुत्तम लेना है। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखेंगे, आसान होता रहेगा। नहीं तो आप तीनों को पकड़ के लघुत्तम ले सकते हैं, इसमें कोई हर्जाना नहीं है। चलो ज्यादा मत सीखो, अभी थोड़ा सीखो। तो 17, 34 और 51 का हमने क्या किया? लघुत्तम लेना स्टार्ट किया। कौन सी ऐसी संख्या जिससे तीनों कट जाएंगे? तो आप कहेंगे 17। 17 का नाम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51। तो 17 से काटा, 17 का नाम 17 दूनी 34, 17 तिया 51। अब ये दोनों अभाज्य संख्या हो गई, यस सर। इसी से नहीं कटेंगी, यस सर। छोड़ देंगे। तो 17 दूनी 34 तिया 34 तिया करो गुड़ा। देखें तो कौन जल्दी से बता देता है? हमारे महान देश के महान विद्यार्थी। लो हमें तो जाना तुम लोग बॉर्डर पे लड़ाई करने, दुश्मन के सामने खड़ा होकर कहना भैया अपनी बंदूक दे दो, हैं? दुश्मन से कहना अपनी बंदूक दे दो। कितना आया? 102। कितना आया? 102। चलो अब जब 102 आया बेटा, अब 102 में हम करेंगे 17 से भाग। तो 17 छक्का
17 छक्का 102 अब उस 6 का गुणा कर देंगे 5 में तो 6 5 है 30। अब फिर 102 में भाग करेंगे किससे 34 से कितनी बार जाएगा 34 तियां 102 अभी तो भाई गुणा किए हो Yes, sir. 17 दूनी 34 34 तियां 34 तियां 3 बार जाएगा अब उस 3 का गुणा किसमें 3 में तो 3 तियां चाहे 3 तियां 9 बोलो चाहे 3 3 9 बोलो चाहे 3 3 का 9 बोलो। अब ये प्लस अब 102 में किससे भाग करेंगे 51 से कितनी बार जाएगा 2 बार 51 दूना 102 फिर 2 का गुणा 8 में 2 8 है अब सबको जोड़ देंगे 9 6 15 15 के 5 हासिल 1 3 4 और 5 55 बटा 102 ठीक ये हो गया बेटा इस तरह से परिमेय संख्याओं का योग। ठीक है अभी और भी तमाम प्रकार के आएंगे सहित वाले आ जाएंगे चलो एक हम लोग उसको भी कर लेते हैं सहित वाला मिटा दें इसको सहित वाले क्वेश्चन जैसे 2 सहित 1/3 धन 3 सहित 1/4 धन 5 सहित 1/6 ये हमने कोई संख्या लिखी मान लो फिर धन 1/8 1/8 इस तरह से हमने कोई संख्या लिखी। ठीक है अब इसको जोड़ना है क्या करना है जोड़ना है हर बराबर है क्या नहीं तो इस तरह के क्वेश्चनों को करने के लिए प्रश्नों को एक बात का ध्यान रखेंगे अगर सब जगह प्लस है तो क्या करेंगे इनको 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 एक बार में ही जोड़ देंगे तो 2 3 5 5 5 5 10